हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स को किसके बेस पे क्लासिफाई किया जाता है और मैग्नेटिक मटेरियल के कितने टाइप्स होते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन समझने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक समझना जरूरी है, जिससे करके क्लासिफिकेशन समझने में हमें आसानी हो। बेसिक्स में हम क्या देखेंगे कि हमें पता है कि कोई भी जो मटेरियल होता है वो किससे बना होता है, वो एटम से बना होता है। अगर किसी भी मटेरियल का हम 1 mm³ का टुकड़ा ले लेते हैं तो उसमें 10⁻20 एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे एक मटेरियल का टुकड़ा हमने लिया है, मान के चलते कॉपर का टुकड़ा लिया, आयरन का टुकड़ा लिया 1 mm³ का, तो उसके अंदर कितने एटम होंगे? 10⁻22 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम एक एटम की बात करें, कोई भी एक एटम की बात करें, 10⁻22 में से एक एटम की बात करें, तो एक एटम के पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है। एक एटम की बात कर रहे हैं जिसमें एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में है और हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो वो करंट बनाता है और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो यहाँ पे करंट ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसके आसपास क्या बन रहा है? करंट बन रहा है। और हमें ये भी बात पता है कि अगर हमारे पास कोई एक वायर है, उसमें से अगर करंट पास करवाया तो करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये जो करंट है वो अपने आसपास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनाया यानी कि ये एक एटम के आसपास अब करंट बन रहा है, तो ये एक एटम अब मैग्नेट बन चुका है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके पास होती है? मैग्नेट के पास होती है। तो ये एटम अब क्या बन चुका है? एक मैग्नेट बन चुका है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है। और मैग्नेट बन चुका है तो मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, डाईपोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो ये ऊपर की साइड का जो है वो नॉर्थ पोल बन गया और नीचे की साइड का साउथ पोल बन गया। ये न्यूक्लियस इधर है और ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने के कारण ये जो एटम है वो मैग्नेट बन चुका है। उसके ऊपर का साइड नॉर्थ पोल है, नीचे का साइड साउथ पोल है, जिसके कारण इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है कुछ ये डायरेक्शन में बनेगी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों आया? क्योंकि ये एक मैग्नेट बन चुका है। क्यों ये मैग्नेट बना? क्योंकि इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? मैग्नेट बनाता है, तो मैग्नेट बन गया। और ये जो मैग्नेट बन गया है उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन में होगा। अगर ये बात अच्छे से समझ में ना आई हो तो हम हमारी जो राइट हैंड फिंगर्स है उसको करंट की डायरेक्शन में अगर कर्ल करते हैं तो ये जो थंब होता है, थंब हमें हमेशा बताता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ ही होगा। यानी कि मैंने फिंगर को कर्ल किया, थंब बताया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में। तो नॉर्थ पोल ऊपर आएगा, साउथ पोल नीचे आएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ चुका है। यानी एक एटम के पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो 10⁻20 एटम के पास 10⁻20 डाइपोल मोमेंट होगी, ठीक है। यानी वही लिखा है इन 1 mm³ 10⁻20 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स आर देयर, क्योंकि 10⁻20 एटम्स है तो 10⁻20 डाइपोल मोमेंट होगी। तो यानी कि अब अगर हम 1 mm का टुकड़ा ले तो अब अंदर हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे 10⁻20 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखेंगे, ठीक है। यानी कि एक एटम मैग्नेट है, दूसरा भी मैग्नेट है, तीसरा भी मैग्नेट है, चौथा, सारे एटम अब मैग्नेट बन चुके हैं। तो क्या ये जो टुकड़ा है मटेरियल का वो मैग्नेट है? हम बोलेंगे नहीं, ये मैग्नेट नहीं है। क्यों मैग्नेट नहीं है? क्योंकि इसका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। कैसे? जैसे कि ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 5 का, ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 का, ठीक है, तो 5 कैंसिल। जैसे कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 5 का, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 का, 5 कैंसिल। ये 10 का, नीचे 10 का, 10 कैंसिल,
ठीक है, यानी नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है, यानी फिलहाल ये मैग्नेट है नहीं, यानी कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा नहीं, भले ही इसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, लेकिन इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा नहीं। अगर हमें ये मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को अगर मैग्नेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक्सटर्नल फील्ड देंगे, उसे बाहर से एक्सटर्नल फील्ड देंगे, बाहर से एक्सटर्नल फील्ड देंगे, जिसे H से रिप्रेजेंट किया जाता है। H को मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड अगर हमने इसको दिया तो अब क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। पहले आड़े टेढ़े बैठे थे, आड़े टेढ़े बैठे थे, जिसके कारण इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो था, तो ये मैग्नेट था नहीं। हमने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाई, बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर सारे आड़े टेढ़े जो डाइपोल मोमेंट थे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, यानी कि अब इसका एम नेट जीरो है नहीं, ये 5 का ही डायरेक्शन में, 5 का ही डायरेक्शन में, 5 का ही डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि अब इसके पास कुछ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ चुका है, यानी ये अब मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी इसके पास अब कुछ मैग्नेटिज्म आ गया है, ये मैग्नेट बन चुका है, ठीक है। जैसे कि हमने 7 का बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दिया और अंदर इसमें 2 की मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी, क्योंकि ये 7 2 में से पास हो रहा है, यानी 2 तो बन गया और 7 भी इस पे लग रहा है, यानी 7 + 2 बनेगा इसमें मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके प्रोपोर्शन में होगा, बाहर से 7 दिया वो प्लस अंदर 2 बना वो, यानी H + M के बराबर होगा। आई होप बात समझ में आ रही है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटा देंगे, इज इक्वल टू रखेंगे और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट रख देंगे। म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी, यानी कितना ये मैग्नेटिक फील्ड को परमिट करता है, परमिएबिलिटी, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है और उसका वैल्यू कितना होता है 4 पाई × 10⁻⁷ के बराबर होता है, वैल्यू याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अगर हम वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम की बात करें तो यहाँ पे ये रब हो गया है, कैसे मालूम नहीं। अगर हम वैक्यूम की बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के अंदर कितना बी नेट होगा, वैक्यूम के अंदर कितना बी नेट होगा, तो वैक्यूम के अंदर हम बोल देंगे बी नेट होगा म्यू नॉट × H के बराबर। क्यों म्यू नॉट × H के बराबर, म्यू नॉट × H के बराबर, क्योंकि वैक्यूम के अंदर क्या कोई एटम होगा, नहीं होगा। अगर एटम नहीं है, अगर एटम नहीं है तो क्या एम होगा, एम भी नहीं होगा, यानी वैक्यूम के अंदर एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वैक्यूम के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट × H के बराबर आ जाएगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मटेरियल की बात करते हैं, कोई मटेरियल, अब वैक्यूम नहीं, अब मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल की बात करते हैं। तो सपोज मान के चलते हैं ये मटेरियल है हमारे पास, इसमें अगर m का वैल्यू मुझे बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा डाइपोल मोमेंट अरेंज करने हैं एक ही डायरेक्शन में, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, जितना ज्यादा H उतना ज्यादा M, यानी कि यहाँ पे ये इक्वेशन लिख के रखा है, अगर H का वैल्यू बढ़ाएंगे तो M का भी वैल्यू बढ़ेगा, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख देंगे, जिसे जीटा बोलते हैं, ये y जैसे सिंबल को जीटा बोलते हैं। जीटा क्या होता है, जीटा होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी क्या, कितना आसानी से दिया गया मटेरियल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको जीटा बोलते हैं। और जीटा किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। जीटा किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ए मटेरियल है, दूसरा बी मटेरियल है, ठीक है। एक मटेरियल का जीटा 1 है, दूसरे मटेरियल का जीटा 10 है, ठीक है। दोनों ही मटेरियल को हमने H कितना दिया, मान के चलते हैं दोनों ही मटेरियल को हमने H1 के बराबर दिया, H1 के बराबर दिया, तो A मटेरियल में कितना डाइपोल मोमेंट अलाइन होंगे, कितना मैग्नेटिज्म आएगा, 1 × 1, तो 1 के बराबर इसके पास मैग्नेटिज्म आ गया। इसमें कितना आएगा, 1 × 10, तो 10 के बराबर मैग्नेटिज्म आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये वाला जो मटेरियल है उसका जीटा ज्यादा है, इसलिए आसानी से वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेट में, ठीक है। और दोनों मटेरियल को हमने बराबर बराबर एक्सटर्नल फील्ड दी है, 1 की एक्सटर्नल फील्ड दी है। इसको 1 की एक्सटर्नल फील्ड देने पर इसका जीटा 1 है तो इसका मैग्नेटिज्म 1 रहेगा, और ये इसको दूसरे मटेरियल का जीटा 10 है तो उसको 1 का मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड देने पर वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके पास मैग्नेटिज्म 10 का आ जाएगा। यानी जितना ज्यादा जीटा उतना आसानी से हमारा जो मटेरियल है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मटेरियल ए को हमें 10 का मैग्नेटिक फील्ड
10 का मैग्नेटिक फील्ड वाला मैग्नेट बनाना हो तो मटेरियल ए को, तो कितने का देना पड़ेगा, तब 10 का देना पड़ेगा इसको, ठीक है। यानी ये मटेरियल मुश्किल से मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो कौन बताता है, जीटा बताता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन है बी नेट, इसमें हम ये जो m का वैल्यू है रख देंगे, म्यू नॉट h प्लस m का वैल्यू क्या है, जीटा इंटू h। m का वैल्यू सिर्फ रखा मटेरियल में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वैक्यूम में m का वैल्यू 0 था, तो वैक्यूम के लिए म्यू नॉट इंटू h था। यहाँ पे m का वैल्यू 0 है नहीं, क्योंकि इसके पास डाइपोल मोमेंट होंगे, एटम होंगे, इसलिए तो जीटा इंटू h रख लिया। अब यहाँ से h कॉमन निकाल दिया, तो इंटू द ब्रैकेट क्या बचा, 1 प्लस जीटा बचा। और ये जो हमारा म्यू नॉट इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस जीटा है, उसको हम बोलते हैं म्यू m। तो ये पूरा वैल्यू म्यू m यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। म्यू एम क्या हो गया, म्यू एम हो गया परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, जबकि म्यू नॉट क्या था, परमिएबिलिटी थी किसकी, वैक्यूम की। यहाँ पे म्यू एम है परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें तो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर वो रेशियो होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस। म्यू एम की वैल्यू अभी हमने देखी है, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा रख दिया, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा डिवाइड बाय म्यू नॉट से म्यू नॉट मर गया, रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू आ गया 1 प्लस जीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला m इज इक्वल टू जीटा प्लस h, m इज इक्वल टू जीटा प्लस h, और म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस y, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस y। ये दोनों इक्वेशन के बेस पे जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। कैसे, देख लेते हैं। तो ये दो इक्वेशन याद रखना, m इज इक्वल टू जीटा इंटू h, m होता है डाइपोल मोमेंट, h होता है एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 प्लस जीटा, जीटा क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, तो ये दो इक्वेशन के बेस पे हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो पहला जो टाइप आता है मैग्नेटिक मटेरियल का वो होता है डायामैग्नेट, ठीक है। अब डायामैग्नेट में क्या होता है कि डायामैग्नेट का एक टुकड़ा हमने लिया, एक मटेरियल का टुकड़ा लिया, ये मटेरियल के टुकड़े में फिलहाल तो क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आड़े टेढ़े बैठे होंगे, यानी इसका जो एम नेट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। हमें तो इसे मैग्नेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से ऐसे एक्सटर्नल फील्ड देंगे, बाहर से ऐसे एक्सटर्नल फील्ड दी। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड दी तो जितने भी डाइपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड थी जो डाइपोल मोमेंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। यानी कि अब एम नेट का वैल्यू 0 है नहीं, इसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है, मैग्नेटिज्म आ चुका है, यानी ये मैग्नेट बन गया है। यानी कि डायामैग्नेट के केस में क्या होगा कि जो डाइपोल मोमेंट होंगे वो हमेशा एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होंगे। तो वही लिखा है, डाइपोल्स आर अरेंज्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। और हमने एक इक्वेशन पढ़ा था m इज इक्वल टू जीटा इंटू एच, यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया हमने, माइनस साइन इसलिए लगाया कि ये जो h है वो ये डायरेक्शन में है और m उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस साइन लगा दिया, जिसपे से y इज इक्वल टू माइनस m बाई h हम लिख सकते हैं। तो बोल देंगे y का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। y का वैल्यू नेगेटिव, तो y का वैल्यू नेगेटिव। सो डायामैग्नेट के लिए जीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, क्यों, एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो वाई कैसा है, नेगेटिव है, यानी 1 में से कुछ माइनस होगा, यानी म्यू आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा, यानी म्यू आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो डायामैग्नेट के केस में रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो 1 से छोटी होगी। और साथ ही साथ ये जो मैग्नेट है वो रिपल्सिव इन नेचर होते हैं। रिपल्सिव इन नेचर यानी क्या, कि एक्सटर्नल फील्ड ऐसे है तो ऐसे मैग्नेटिज्म बना, डाइपोल मोमेंट ऐसे अलाइन हुए, यानी ये एक्सटर्नल फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है, यानी रिपेल करता है, तो वही लिखा है रिपल्सिव इन नेचर। कौन से डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो रिपल्सिव इन नेचर होते हैं, जिसका वाई जीटा नेगेटिव होता है, जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से छोटा होता है। कौन से डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो यहाँ पे लिखा है, एक तो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, बिस्मथ हो गया। तो डायामैग्नेट की केस समझ में आ गया। दूसरा आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हमने एक मटेरियल का टुकड़ा लिया, उसमें फिलहाल तो डाइपोल मोमेंट आड़े टेढ़े बैठे हैं, जिसके कारण उसका एम नेट कैसा होगा, 0 होगा, वो मैग्नेट है नहीं। उसको मैग्नेट बनाना है तो क्या करेंगे, बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाया। बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर जितने भी आड़े टेढ़े डाइपोल मोमेंट थे उसमें से अब हम बोल सकते हैं 60% डाइपोल मोमेंट अलाइन हो गए, 60% डाइपोल मोमेंट अलाइन हो गए। अभी भी कुछ डाइपोल मोमेंट ऐसे ही आड़े टेढ़े बैठे हैं, तो कुछ डाइपोल मोमेंट अलाइन हो गए, ठीक है, अलाइन हो गए, यानी अब एम नेट का वैल्यू 0 है नहीं, ये मैग्नेट बन चुका है।
और कौन सी डायरेक्शन में अलाइन होंगे, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे। डायमैग्नेट में क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसमें फील्ड की डायरेक्शन में 60%, सारे के सारे नहीं, तो वही लिखा है डाइपोल्स आर अरेंज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो जिस पे से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू जीटा एच था, यहाँ पे प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि h जो डायरेक्शन में दे रहे हैं वही डायरेक्शन में m अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो y का वैल्यू m बाई एच हो गया, प्लस में आएगा y का वैल्यू, यानी कि हम बोल देंगे पैरामैग्नेट के लिए क्या होगा, y पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, अब रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करते हैं। तो क्या होता है, म्यू आर प्लस वाई, वाई कैसा है, पॉजिटिव है, यानी 1 में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो म्यू आर का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा, यानी म्यू आर कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो पैरामैग्नेट के लिए म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा, डायमैग्नेट के लिए 1 से छोटा, ठीक है। दूसरी बात कि पैरामैग्नेट में एक्सटर्नल फील्ड ये डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो एमनेट भी ये डायरेक्शन में बन रहा है, यानी ये जो मटेरियल होते हैं वो सपोर्ट करते हैं एक्सटर्नल फील्ड का। सपोर्ट किया, यहाँ पे अपोज किया तो रिपल्सिव इन नेचर, यहाँ पे सपोर्ट किया तो अट्रैक्शन इन नेचर, तो वो लिखा है अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। वीकली अट्रैक्ट करते हैं, क्यों वीकली अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे कुछ कुछ एमनेट अभी भी आड़े टेढ़े बैठे हैं, सारे के सारे अगर हो जाते तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या हो गए, पैरामैग्नेट के एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया। आखिरी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कोई भी एक मटेरियल लिया, उसका टुकड़ा लिया, अंदर सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आड़े टेढ़े बैठे हैं, तो एम नेट कितना होगा, 0 होगा, ये मैग्नेट है नहीं। इसको मैग्नेट बनाना है तो बाहर से एक्सटर्नल फील्ड दिया, जैसे ही बाहर से एक्सटर्नल फील्ड दिया, सारे के सारे डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो गए, यानी कि अब एम नेट का वैल्यू 0 है नहीं, इसके पास कुछ मैग्नेटिज्म आ चुका है, ये मैग्नेट बन चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सारे के सारे डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होने वाले हैं। यहाँ पे कुछ कुछ डायरेक्शन, कुछ कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आड़े टेढ़े ही बैठे हैं, लेकिन इसमें सारे के सारे अरेंज हो गए हैं, तो वही लिखा है ऑल डाइपोल्स आर अरेंज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सारे के सारे अरेंज हो गए, यानी m बहुत सारे अरेंज हो गए, यहाँ पे m कम थे, यहाँ पे m बहुत सारे अरेंज हो गए, ठीक है। और हमें एक इक्वेशन बताया m इज इक्वल टू जीटा एच, यहाँ पे प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि h की डायरेक्शन में m अलाइन हुए, इसलिए वहां से y इज इक्वल टू m बाई एच लिख लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो y कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी y पॉजिटिव है, यहाँ भी y पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू जो है कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे m कम है, कुछ कुछ m अभी भी आड़े टेढ़े हैं, तो m कम है यहाँ पे तो y भी कम होगा। यहाँ पे y का वैल्यू ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि m बहुत सारे अलाइन हो गए तो y भी बड़ा हो गया, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें तो 1 प्लस वाई होगा। अब यहाँ पे y कैसा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, y बहुत ज्यादा है, यानी एक में बहुत ज्यादा ऐड कर रहे हैं, एक में बहुत ज्यादा ऐड कर रहे हैं, तो एक में बहुत ज्यादा 10 ऐड किया तो बहुत ज्यादा हो गया, एक से बहुत ज्यादा हो गया, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी एक से मच 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 ग्रेटर देन 1 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे m सारे के सारे अलाइन हो जा रहे हैं, यानी ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फील्ड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट क्या, यानी स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये स्ट्रांग मैग्नेट बन जाते हैं, तो वही लिखा है दे आर स्ट्रांग मैग्नेट। कौन से हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। तो ये था क्लासिफिकेशन, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।